हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले 5 सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और पिछले सभी वीडियो में आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा चैनल पे कंटिन्यू। दोस्तों, टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं होने के कारण आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ। यह मेरा कोशिश ज़रूर रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले सभी सेट टोटल 133 प्रीवियस ईयर सेट है 133। तो कोशिश मेरा यह ज़रूर रहेगा कि सभी सेट को एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए देखते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन। और सारे जीके जीएस क्वेश्चंस को दोस्तों मैं एक जगह कर दी हूँ ताकि आप लोगों का भी आसानी होगा। पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कप किसने जीती है? तो दोस्तों, उस समय का यह करेंट का क्वेश्चन है, मैं इसे करेंट से अपडेट करके बताती हूँ। दोस्तों, आईपीएल जो है इसका फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। इसकी शुरुआत सन 2008 में हुआ था। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुआ था, उस समय आईपीएल के विजेता राजस्थान रॉयल्स बना था। आईपीएल जो है वह टी20 फॉर्मेट का क्रिकेट है। आईपीएल जो 2024 में हुआ है दोस्तों, वह 17वें क्रम का था, तो इसको याद रखिएगा। और इस आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का जो मिला है वह 2024 में विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली टोटल 741 रन बनाए थे, जो ऑरेंज कप मिला है। और सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कप 2024 में हर्षल पटेल को मिला है। यह 24 विकेट लिए थे, याद रखिएगा। 2024 आईपीएल के विजेता केकेआर है और उपविजेता हैदराबाद है, जिसको एसआरएच के नाम से जानते हैं। केकेआर ने टोटल 8 विकेट से हैदराबाद को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आईपीएल से इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, यहाँ अंतिम की जगह आप लोग प्रथम कर लीजिएगा कि प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वह ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरो, यहीं पे सम्मेलन हुआ था सन 1992 में। इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो डी जेनेरो सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को कहा जाता है, जो 1992 में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो विदेश में प्रकाशित जो पत्रिका वह कौन सा है जो क्रांतिकारी पत्रिका है और वह विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ था? तो वह था युगांतर। अब युगांतर जो हमारा पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? तो इनके संपादक का नाम याद रखिएगा, वरेंद्र कुमार घोष थे। तो वरेंद्र कुमार घोष इस पत्रिका का संपादक थे। तलवार का याद रखिएगा, फिर हिंदुस्तान लीजन तारकनाथ, इनका भी याद रखिएगा। इनका भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फिर हिंदुस्तान के पत्रिका के संपादक कौन थे? तारकनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, यूपी से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी स्थित है।
यहीं पे बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में किया गया था। 1575 में जब गुजरात विजय अकबर ने किया था तो इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है, जिसे हम लोग प्रमुख द्वार भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। यानी एटीएम जो हमारा होता है, जो हमें 24/7 आवर हमको कैश उपलब्ध कराने का काम करता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जिसके आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन हैं। इनको याद रखिएगा, जॉन शेफर्ड बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को माना जाता है। तो आउटलुक, वन नोट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एमएस ऑफिस, ये सब 2019 के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था उसका हिस्सा है, जबकि कीनोट इसका हिस्सा नहीं है। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत सारा उसका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, उसको याद रखिएगा। ब्रेसिका कैम्पेस्टिक किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो सरसों के पौधे का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्टिस है। बहुत सारे का वानस्पतिक नाम पूछ देता है या कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ देता है, जैसे मोर का नीलम पाओक्रिस्टेटस, कमल का नीलम्बो न्यूसिफेरा, आम का मैक्जिफेरा इंडिका, गाय का बॉस इंडिकस। तो बहुत सारे का नाम, जैसे मेढक हो गया राना टिग्रीना, तो बहुत सारे का नाम भी पूछा जाता है। तो कुछ जो फेमस है दोस्तों उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों लिखते नहीं हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कम समय में क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो गढ़वाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय टोटल 14 भाषा को मान्यता प्राप्त था। वर्तमान भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक 3 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हुआ था। इसका नाम याद रखिएगा, 4 भाषा कौन कौन है, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। यह 2003 में हुआ था। तो वर्तमान में अभी 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा पौनार आश्रम को स्थापित नहीं किया गया था। पौनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे को माना जाता है। इन्होंने मुंबई वर्धा में इस आश्रम की स्थापना किए थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के प्रणेता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है। तो एंड्रॉयड, उबुंटू और मिंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि टैली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टैली के अंतर्गत हम लोग डाटा को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत
जो कोई जैसे दुकान पर आप लोग जाते हैं दोस्तों, चाहे हम लोग जाते हैं, सभी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डिजिटल बिल निकाल कर दिया जाता है। तो बिलिंग का जो क्रेडिट और डेबिट का जो एंट्री का काम होता है वह टैली में ही होता है। ये एक सॉफ्टवेयर के तौर पे होता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्ट जो है यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, जो कि पक्षियों की प्रजाति है। इसे राजस्थान का राजकीय पक्षी भी बोला जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। लुप्त प्राय जो प्रजाति होते हैं उनकी एक सूची जारी होती है जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेड डाटा बुक को IUCN याद रखिएगा दोस्तों, संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल राज्य में विश्व का पहला चयनित और संगठित कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना किया गया था। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से अन्य तीनों से असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो गुर्दा, हृदय, यकृत और हाथ। तो दोस्तों गुर्दा, हृदय, यकृत ये हमारे आंतरिक पार्ट्स हैं, जबकि हाथ हमारा बाह्य पार्ट्स है। तो इसको याद रखिएगा, ये सबसे अलग है। ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत यानी फुल फॉर्म होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है सार्क का फुल फॉर्म। सार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ढाका में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क के संस्थापक सदस्यों की अगर बात करें तो संस्थापक सदस्य मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश था। वर्तमान में सार्क के सदस्य मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसमें एक कॉमन देश सुनने को आपको मिला होगा, जो कि कॉमन देश तो नहीं कह सकते हैं इसको क्योंकि यह दोनों में नहीं था। तो एक अलग देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान संस्थापक सदस्य नहीं था, जबकि वर्तमान में सार्क का सदस्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। उष्मा कार्य या उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। विकिरण को हम लोग बोलोमीटर से, या जो हमारा वायुमंडलीय विकिरण होता है जो सौर मंडल का होता है, तो सौर मंडल में जो सूर्य का ताप होता है उसको पायरोमीटर से मापते हैं। तो किसी भी उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कुछ अगर ऐसा यूनिट की बात कर ले जिससे किसी को मापा जाता है, तो ध्यान से दोस्तों इसको सुनिएगा। जैसे कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो बहुत सारे विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर होता है। तो इतने सारे दोस्तों अगर याद रखिएगा तो एग्जाम में ऑटोमेटिक ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। तो बहुत कुछ याद नहीं करना है दोस्तों, लेकिन हाँ जो ट्रेंड में क्वेश्चन है उसको याद करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट
जिसको आयात निर्यात बैंक कहते हैं, जिसको एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1982 में आयात निर्यात बैंक या एग्जिम बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसको भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो हमारा बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड को किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो पीवी से डिनोट करते हैं। एमएन मैग्नीशियम, एफी लोहा, जेडन जिंक, एसआई सिलिकॉन, तो ये Na सोडियम, सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, एच हीलियम। तो बहुत सारे का प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह भारतनाट्यम से संबंधित है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कथकली, कथक और ओडिसी। टोटल दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में। भारतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, कथकली केरल में मनाया जाता है, कथक उत्तर भारत में मनाया जाता है, विशेषकर यूपी राज्य में, ओडिसी उड़ीसा में मनाया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है, सतारिया असम में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सभी स्टेट का हो गया दोस्तों। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं, तो सारे सेट अगर जब हो जाएंगे दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र लाहिड़ी ये अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। वरिंद्र कुमार घोष, जातेंद्र घोष, तो ये लोग अनुशीलन समिति से संबंधित है। अरविंदो घोष ये भी अनुशीलन समिति से संबंधित है। राजेंद्र लाहिड़ी यह कानपुर षड्यंत्र से संबंधित थे। कानपुर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई की स्थापना, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल सन 1935 को हुआ था। इस बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पे हुआ था। जब इसकी स्थापना हुआ था तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर था वह कोलकाता था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से हस्तांतरित करके मुंबई कर दिया गया। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर बोसवर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो इतने सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है एक आरबीआई से, ताकि क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? तो उस समय अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन थे। अभी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन माधुरी बुच हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि स्थापना सबको याद रहता है। तो सेबी को वैधानिक दर्जा सन 1992 में मिला था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इतने सारे एक क्वेश्चन से डिस्क्रिप्शन हो जाता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जीके जी सुनने का चीज है, सुनते सुनते पूरा रटा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी?
तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको शुरू किया गया था सन 2006 में। यह 2005 के अधिनियम से 2006 में शुरू किया गया था। उस समय यह नरेगा नाम से चलता था। दोस्तों याद रखिएगा, नाम क्या चलता था? नरेगा। सन 2009 में इसके नाम को मनरेगा चेंज कर दिया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके तहत जो 100% शहरी क्षेत्र नहीं है, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 100 दिनों का कार्य देने का काम किया जाता है। जो भी अकुशल श्रमिक जो काम करने के योग्य है उनको 100 दिनों का कार्य उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुआ था। जीवन ज्योति बीमा 2015 कोलकाता से शुरू हुआ था, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं, इनको याद रखिएगा। सोमदेव कथा रत्न सागर, इनको याद रखिएगा। कथा रत्ना सागर के लेखक सोमदेव हैं। कालिदास अभिज्ञानम शकुंतलम कुमार सौभम के लेखक हैं। बोधायन जो है वो सुलभ सूत्र की रचना किए थे, तो सुलभ सूत्र भी याद रखिएगा, बहुत फेमस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन इतना हो जाता है दोस्तों कि हर सेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से देखने को मिलेगा ही। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों अगर हम लोग नदी की बात करें तो भारत की अधिकांशतः नदियाँ हिमालयी नदी होती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती कुछ ऐसे नदी भी हैं दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में बहती हैं और यह नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और यह नदी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थे उस समय थेरेसा मे। थेरेसा मे जो थे वह ब्रिटेन के द्वितीय महिला प्रधानमंत्री थे, तो इसको याद रखना है। उस समय का करंट का क्वेश्चन था। भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगर हम लोग भारत के सूचना आयुक्त की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में है। तो इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्माण करते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, या तो 6 वर्ष आपका ड्यूटी पीरियड हो जाएगा या आपकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। जो पहले होगा वही इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है। किसी भी तार से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह प्रत्येक सेकंड जो होता है वह त्वरण उत्पन्न करता है, वह विक्षेपित होता है। इसको देखने का काम सबसे पहले ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया था और चुंबकीय क्षेत्र की खोज का श्रेय भी
उन्हीं को दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? देखिए दोस्तों, ऊपर जब हम डिस्क्रिप्शन किए थे तो इस क्वेश्चन को बोले थे और क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया। तो एशियाई जो मेढक है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह राना टिग्रिना है। बाघ का याद रखिएगा पैंथरा टिग्रिस, कमल का याद रखिएगा निलंबो न्यूसीफेरा, मोर का पावो क्रिस्टेटस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका। ये सब फेमस है, पूछा जाता है। गाय का बोस इंडिका। तो बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय संघ है, इस यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को ब्रेग्जिट कहा जाता है। अगर आप इसके सदस्य हैं और इससे आप बाहर आना चाहते हैं, तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो इस घटना को ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? थेम्स नदी। ऐसे भी लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। जर्मनी राइन नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी जो है वह वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। हडसन जो है इस नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी, लंदन थेम्स नदी, जर्मनी राइन नदी, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी, हैदराबाद मूसी नदी। तो बहुत सारे पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम जो बंदरगाह है वह यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। यह जो बंदरगाह है वह व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त है। अधिकांशतः जो यूरोपीय व्यापार वाणिज्य होता है वह रॉटरडैम नदी के किनारे ही होता है। 71 नंबर में है कि वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। तो आईपी पते को परमानेंट याद रखने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम के तहत हम लोग आईपी एड्रेस को आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं, जिसके कारण कभी भी भविष्य में अगर हमको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ी तो डोमेन नेम जो सिस्टम होता है इसी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो एयर टू एयर यह हमारा अस्त्र है, तो इसको याद रखिएगा। अस्त्र जो है वह डीआरडीओ के द्वारा निर्मित मिसाइल है जो एयर टू एयर वार करने में सक्षम है। आकाश जो मिसाइल है हमारा वह पृथ्वी से एयर यानी पृथ्वी से आकाश, पृथ्वी से हवा के बीच मार करने में सक्षम है। अग्नि जो मिसाइल है वह एयर टू पृथ्वी टू एयर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी टू आकाश। पृथ्वी जो मिसाइल है वह सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी याद रखिएगा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, एक नाग पूछता है तो वो एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, उसको याद रखिएगा। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तब भारतीय ध्वज जो है हमारा दोस्तों, जिसको नेशनल फ्लैग बोलते हैं, उसके डिजाइन का श्रेय पिगली बकैया को दिया जाता है। इन्होंने 2 रेड और ग्रीन पट्टी का फ्लैग बनाने का सुझाव दिया था। बीच में जो सफेद पट्टी होता है दोस्तों और चक्र का जो निशान है हमारे नेशनल फ्लैग में, इसका सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेशनल फ्लैग को भारतीय संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को संवैधानिक रूप से अपनाया गया था। नेशनल फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात को याद रखिएगा
कि यह लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 है, और चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3 है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? स्वाना जो हमारा है वह घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है। फिन जो हमारा है वह घास का मैदान नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेनेजुएला का घास का मैदान है, स्टेपी है, वेल्स है, पेरी है, सवाना है, तो ये सब घास का मैदान है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, कोच्चि केरल में है, नहासेवा ये भी हमारा पश्चिमी तट में है, कांडला गुजरात में पश्चिमी तट पे है। तो तूतीकोरिन जो हमारा तमिलनाडु का में बंदरगाह है वह पूर्वी तट पर पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। बंदरगाह उसे कहते हैं दोस्तों जो नदी के समुद्र के किनारे जो पोर्ट होता है, जहाँ से सी पोर्टिंग करते हैं हम लोग, उसको बंदरगाह कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अगर कांग्रेस है तो इसके कुछ इतिहास को जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेज प्रताप गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य में बिमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये लोग सभी थे। कांग्रेस के पिता ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है और कांग्रेस के संस्थापक भी ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब अगर कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। यह अधिवेशन 1885 में ही हुआ था और बंबई में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यह कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबजी थे, जिन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में किए थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वह 1924 में बेलगांव में हुआ था। कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने थे। कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही रहे थे, 1940 से 46 तक। इसको भी याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। 1886 सेकेंड अधिवेशन, फिर 1893 में बने थे और फिर 1906 में बने थे। तो यह पूछा गया है कि कितने बार बने थे, तो 3 बार बने थे। कांग्रेस का जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, इसी में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर दोनों इकट्ठा हो गए और मिल गए। तो दोस्तों, इतने डिस्क्रिप्शन को याद रखिएगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर एक ही वीडियो में सारा बताया जाने लगा तो क्वेश्चन जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र
किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल जो पत्रिका था इसका प्रकाशन किया गया था। तो इसको याद रखिए। बहुत सारे पत्रिका हैं जिनका प्रकाशन बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया, जैसे नवजीवन महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। तो बहुत सारे हैं, इनको याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सारा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी है, माउंट ब्लैक ये ज्वालामुखी नहीं है। यह माउंट ब्लैक जो है वह पठार है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन था? तो CMS-1 यह इसरो के द्वारा प्रक्षेपित 2020 का अंतिम उपग्रह था। गगनयान जो 2024 अभी तो इसका किया ही गया है 2024 दोस्तों, 2023-24 में, तो इसको याद रखिएगा। चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था। अगर हम बात कर ले इसका एस्ट्रोसेट, तो एस्ट्रोसेट भी जो हमारा पृथ्वी के लिए उपग्रह लॉन्च होता था तो उसमें इसका यूज किया जाता है। अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, पूरा याद रखिएगा दोस्तों, 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इतने सारे डिस्क्रिप्शन को आप याद रखिएगा। आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि एग्जाम से पहले सभी सेट का एनालिसिस किया जाए। तो अगर सेट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है दोस्तों, तो इससे खुशी भी होती है और सेट कंटिन्यू किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।